हेलो, हाय, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारी जो सफलता वेस्ट के अंतर्गत क्लासें चल रही हैं उनमें आज से हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास के रूप में इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहेगा आपके लिए साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, रीट 27 फरवरी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके क्वेश्चनों को कवर किया गया है साइकोलॉजी से संबंधित, बाल विकास से संबंधित। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास आएगी आपके लिए। टेस्ट सीरीज हमने प्रारंभ कर दी है और 26 जनवरी को हम आपके लिए इसे बेहतरीन बना करके सभी को साथ साथ शिक्षण विधि, हिंदी, संस्कृत आदि की क्लासेज को भी टेस्ट सीरीज के रूप में प्रारंभ करने वाले हैं। तो आज के लिए ये क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो रहेगा खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो यह विकास निम्न में से कौन सा है। यह खेल के द्वारा जब बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है तो ये बालक के कौन से विकास का स्तर आता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि बालक खेल के माध्यम से अपने संवेगों का जो पर नियंत्रण करना जो सीखता है तो वो बालक के किस विकास के अंतर्गत आएगा, तो वो आएगा संवेगात्मक विकास के अंतर्गत। ए वाला ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान है उसका संबंध किससे नहीं है ये बताना है। सीखने के तरीकों का अध्ययन करने से, मानव व्यवहार का अध्ययन करने से, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने से या संचार माध्यमों का अध्ययन करने से। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है ये बताना है यहाँ पर। जल्दी से जल्दी कमेंट में भी आप आंसर दे सकते हैं इनके। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध रहेगा वो किससे नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो रहेगा यहाँ पर आपके मानव व्यवहार का अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित सीखने के तरीकों का अध्ययन करती है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है और संचार माध्यमों का भी अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में, लेकिन मानव व्यवहार का अध्ययन नहीं करते शिक्षा मनोविज्ञान में। ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, करेक्ट रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तिनिष्ठ यानी व्यक्ति के अध्ययन करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधि बतानी है यहाँ पर कौन सी है। अवलोकन विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि या प्रयोगीकरण विधि। तो व्यक्तिनिष्ठ विधि के बारे में बताना है यहाँ पर। अवलोकन, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन या प्रयोगीकरण। तो व्यक्तिनिष्ठ विधि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो रहेगी अंतर्दर्शन विधि। व्यक्ति के अंतर्ज्ञान का अध्ययन करना ही अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत आता है। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। प्रयोगात्मक विधि किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तावित की गई थी, तो विल्हेम वुंट के द्वारा, जुड़ के द्वारा, राइस एवं कॉनमेंट ने और कॉलिंस एवन ने। यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सा इसमें प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित करने वाले कौन थे, तो वो थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट ने प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। पांचवा क्वेश्चन, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिमान के अनुसार विकास का एक अधिनियम, विकास के प्रतिमान काल में विभिन्न खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार आपको बताना है वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। बी, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। सी, वह संधि काल जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी काल होता है। ये वह संधि काल और जीवन का प्रथम वर्ष दोनों ही जीवन के सबसे खुशी काल होते हैं। या डी, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो आपको इनमें से आंसर बताना है कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो राइट होने वाला है, डी वाला ऑप्शन। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला,
परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास का अर्थ बताना है आपको यहाँ पर। तो विकास से तात्पर्य क्या है यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो विकास से जो तात्पर्य रहेगा वो क्या रहेगा? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तनों की श्रृंखला होती है उसी को विकास कहते हैं। तो विकास का तात्पर्य रहेगा परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। 7वां क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो परिपक्वता, व्यक्ति जब परिपक्व होता है तो उसको अधिगम यानी सीखने से अलग करती है? यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। परिपक्वता को अधिगम से अलग करने वाली कौन सी चीज़ है यहाँ पर, यह बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो रहेगा, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? निम्न में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है ये बताना है यहाँ पर। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। डी बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। देखिए आप विकास के क्रम को आप बता ही सकते हैं। जैसे सबसे बालक का जब जन्म होता है तो वो शैशवावस्था होती है, उससे ऊपर जब बालक पढ़ने लिखने लग जाता है, स्कूल जाने लग जाता है तो वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। उसके बाद जब बालक 12 या 13 साल का हो जाता है उसके बाद बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो तीसरी किशोरावस्था और अंत में आती है वो चौथी प्रौढ़ावस्था। तो सी वाला जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर वो करेक्ट रहेगा। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। शैशवावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था है ये बताना है यहाँ पर। तृतीय, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ। तो आप देख सकते हैं कौन सी रहेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो वो रहेगी यहाँ पर आपके लिए शैशवावस्था मानव विकास की कौन सी अवस्था होती है? तो पहली अवस्था होती है प्रथम। ऊपर वाले आंसर से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। बाल्यावस्था होती है तो बाल्यावस्था का जो काल है वो बताना है 21 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो बालक की जो बाल्यावस्था होती है वो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। तो बाल्यावस्था का समय सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। आप नीचे यहाँ पर इनके आंसरों को भी देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं क्वेश्चनों को, इसीलिए हमने आपके लिए इनके आंसर भी नीचे दे दिए हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी सफलता टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम साइकोलॉजी के क्वेश्चनों को आपके लिए कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 30 या 40 क्वेश्चनों को आपके लिए लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, सीखना है तो व्यक्ति जो सीखता है यानी अधिगम करता है वो क्या है ये बताना है यहाँ पर। व्यवहार में परिवर्तन होता है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, उपरोक्त सभी। तो सीखना, तो देखिए व्यवहार में परिवर्तन भी सीखना होता है, भी अनुभव और अभ्यास का परिणाम भी सीखना ही होता है। अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यक्ति सीखता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी जो परिवर्तन होते हैं वो भी सीखने के अंतर्गत आते हैं। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रतिबल अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहा जाता है? व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रतिबल बलित अभ्यास का परिणाम होता है, यानी व्यक्ति के द्वारा अभ्यास किया जाता है उसका परिणाम, उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। तो व्यावहारिक क्षमताओं में सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रतिबलित अभ्यास के द्वारा सीखा जाता है उसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो कहते हैं अधिगम। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका है ये बताना है आपको। साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल चलाना वो सीख रहा है, तो ये उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट आंसर जल्दी से जल्दी आप कमेंट कीजिए कि साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल चलाना जो बच्चा सीख रहा है तो वो किस अधिगम का अंतरण होगा, उदाहरण है। तो ये रहेगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। किसका रहेगा? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण रहेगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन,
क्वेश्चन है यहाँ पर, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतर दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, यानी जब मानव के किसी एक हाथ के द्वारा व्यक्ति को लिखना सिखाया जाए तो उसका अंतर दूसरे अंग में हो जाना है, दूसरे भाग में हो जाना, तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं, या द्वैपार्श्विक अंतरण कहते हैं, आप में से कोई नहीं। यही व्यक्ति एक जैसे सीधे हाथ से लिखना जानता है तो उसका असर थोड़ा बहुत अंतरण यानी प्रभाव व्यक्ति चाहने पर दाएं हाथ से भी लिख सकता है, परंतु उतना अच्छा नहीं लिख पाएगा जितना कि वो सीधे हाथ से लिखता है। अगर वो बार बार अभ्यास करे तो उससे भी उतना ही अच्छा लिखना सीख जाता है। तो इसका जो उदाहरण रहेगा वो अंतरण कौन सा रहेगा? एक अंग के द्वारा दूसरे अंग में स्थानांतरण होना, तो वो क्या रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो रहेगा द्वैपार्श्विक अंतरण। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द्वैपार्श्विक अंतरण, दोनों अंगों में उसका संचारण, एक अंग से दूसरे अंग में उसका प्रभाव होना। शब्द आइडेंटिशियल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखते हैं। समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम अंतरण, अधिगम स्थानांतरण और समूह निर्देशन। तो ये तत्व किससे गहन संबंध रखेंगे? तो अधिगम के स्थानांतरण से रखेंगे। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण का मतलब एक अधिगम सीखा हुआ ज्ञान का स्थानांतर दूसरे भागों में होना या पक्ष में होना, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो कौन सा है? समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाई विद्यार्थियों। तो अधिगम अंतरण का जो थॉर्नडाइक सिद्धांत रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन तो बी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। तो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत किसका है? अधिगम अंतरण का, वो है थॉर्नडाइक का। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? दर्पण चित्र, दर्पण में जो चित्र दिखाए जाते हैं उसका जो परीक्षण करते हैं वो किसको मापने के लिए होता है? अधिगम की गति को, अधिगम अंतरण को, सृजनात्मकता को, या अभिरुचि को। तो दर्पण चित्र परीक्षण मापेगा वो किसको मापेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो नापेगा आपके अधिगम अंतरण को। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट रहेगा। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉबेल का मुख्य योगदान है। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉबेल का क्या है? मुख्य योगदान रहा है। वाणिज्यिक शिक्षालय, बालवाड़ी में, पब्लिक स्कूल में, या लैट्रिन स्कूल में। तो फ्रॉबेल खेल विधि के जनक माने जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इनका जो संबंध रहेगा वो किससे रहेगा? बालवाड़ी। तो फ्रॉबेल का संबंध खेल विधि से है, तो खेल विधि किसके लिए होती है? बालकों के लिए। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बालवाड़ी। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक का नाम B.F. स्किनर, E.L. थॉर्नडाइक, I.P. पवला, R.M. मैग्ने। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं तो वो R.M. गैने। गैने के द्वारा द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक लिखी थी, सीखने के सिद्धांत जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? 8 सिद्धांत बताए थे गैने ने, उनके अंतर्गत इस पुस्तक में लिखा गया है। अनुभव का द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन कहलाता है उसको कहते हैं अनुभव। व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है उसको क्या कहेंगे? स्मृति, सीखना, प्रेरणा, या चिंतन। तो अनुभव द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सीखना। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट रहेगा। आप नीचे इसके आंसरों को और देख सकते हैं और आप लिख सकते हैं भी ये।